नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बगावत। सूरज अभी पूरे तरह उगा भी नहीं था। सुधा रसोई में दाखिल हुई। ये उसका एक तरह का आश्रय स्थल था। वो नाश्ते के लिए मसालेदार आलू भरे पराठे बना रही थी। जीरे और धनिए की खुशबू हवा में तैर रही थी। उसके हाथ आटा गूंथते हुए लय में चल रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। पिछली शाम रजनी देवी के तीखे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एक अच्छी बहू को जरूरतों का पहले से अंदाजा होता है सुधा। तुम हमेशा एक कदम पीछे रहती हो। जैसे ही सुधा ने पहला पराठा बेलना शुरू किया, रजनी देवी रसोई में तूफान की तरह आई। उनकी रेशमी साड़ी सूखे पत्तों की तरह सरसराई। उनकी नजर काउंटर पर पड़ी, जहां साधारण सामग्री देखकर उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ लिया। फिर पराठे। उनकी आवाज में तिरस्कार था। सुधा, ये सादा खाना आज मेरे लिए नहीं चलेगा। मुझे कुछ खास चाहिए। शायद कचौड़ियाँ, कुरकुरी मसालेदार दाल से भरी। मिठाई की दुकान पर फोन करके मंगवा लो। सुधा ने तवे पर पराठा उलटते हुए एक गहरी सांस ली। मम्मी जी, मैंने तो पराठे बना लिए हैं। गर्मी भी इतनी है, बाहर से खाना मंगवाना ठीक रहेगा क्या? उसकी आवाज में विनम्रता थी। लेकिन रजनी देवी ने भौहें तान ली। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैंने कहा ना, मुझे कचौरियां चाहिए। तुम्हें मेरी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। रजनी देवी ने तंज कसते हुए कहा। वरना क्या फायदा ऐसी बहू का, जो सास की इच्छाओं को पूरा न कर सके? सुधा ने होठ सख्त किए और चुपचाप फोन उठाया। उसने रमन को फोन लगाया, जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। रमन, मम्मी जी कचौरियां मंगवाने को कह रही हैं। रास्ते में लेते आना। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन वो जानती थी कि विरोध का कोई फायदा नहीं। रमन रसोई में आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था। सुधा, तुमने तो पराठे बना लिए, फिर कचौरियां क्यों? उसने धीरे से पूछा। मम्मी जी का मन है, सुधा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। पराठे दोपहर के लिए रख दूंगी, तुम बस कचौरियां ले आओ। रमन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं ले आता हूं। और हाँ, तुम भी कचौरियां खा लेना, तुम्हें भी तो पसंद है। उसकी बात सुनकर सुधा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। कम से कम रमन उसका ख्याल रखता था। जल्दी ही रमन गर्मा गर्म कचौरियां और मसालेदार चटनी के साथ लौटा। जैसे ही सुधा ने पहली कचौरी तोड़ी, उसका कुरकुरा खोल टूटा और भुनी हुई दाल की खुशबू ने उसके होश उड़ा दिए। चटनी का खट्टा मीठा स्वाद उसकी जीभ पर नाचने लगा। हल्की सी मिर्च की तीखापन, भुने चीरे की गहराई और इमली की मिठास, हर कौर एक नया अनुभव था। अनार के दाने और कुरकुरी मूंगफली ने स्वाद में और रंग भरे। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस पल को जी लेना चाहती थी। रजनी देवी भी मेज पर बैठी थी, लेकिन उनकी नजरें सुधा पर थी। ठीक ठाक है, उन्होंने कचौरी खाते हुए कहा। लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि की एक हल्की सी झलक थी। सुधा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि रजनी देवी कभी तारीफ नहीं करेंगी। नाश्ते के बाद रमन ऑफिस चला गया और सुधा घर के कामों में जुट गई। लेकिन उसका मन शांत नहीं था। रजनी देवी की हर बात का ताना उसके दिल में चुभता था। वो हमेशा सुधा को सिखाती थी कि सास की सेवा करना बहू का पहला धर्म है। लेकिन उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होती थीं। अगर सुधा दोपहर में थोड़ा आराम करने की कोशिश करती, तो रजनी देवी कोई ना कोई नया काम निकाल लेती। एक बार जब सुधा ने उनकी बात का विरोध किया था, घर में तूफान आ गया था। रजनी देवी ने उसे बदतमीज कह दिया था और रमन का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। तब से सुधा ने चुप रहना सीख लिया था। वो अपने पति की सेहत को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। दोपहर की गर्मी अपने चरम पर थी। सुधा रसोई में खाना बना रही थी। मसूर की दाल, चावल और भुनी हुई भिंडी। पसीने से तरबतर वो अपने काम में डूबी थी। जब रजनी देवी फिर से रसोई दाखिल हुई, गर्मी ने उनका मूड और खराब कर दिया था। ये क्या बना रही हो सुधा? इतनी गर्मी में भिंडी? मेरा मन तो कुछ ठंडा खाने का कर रहा है। दही बड़ा बना दो। सुधा ने गहरी सांस ली। मम्मी जी, खाना तैयार है, दही बड़ा कल बना दूंगी। गर्मी में तलने का काम मुश्किल होगा। तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती? रजनी देवी की आवाज तेज हो गई। मैं जो कहूं वही करो। तुम तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं।
इस घर में मेरी इज्जत है भी या नहीं? उनकी आवाज में नाटकीयता थी, जैसे वो सारी दुनिया को अपनी तकलीफ सुनाना चाहती हो। सुधा ने चुपचाप बेसन का डिब्बा निकाला और दही बड़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रजनी देवी अपनी बात मनवाकर एयर कंडीशनर चालू करके अपने कमरे में चली गई। वहां उन्होंने अपनी बेटी को फोन लगाया। हाँ बेटा, क्या कर रही हो? रजनी देवी ने पूछा। मम्मी, मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, पनीर मखनी और नान, बेटी ने हंसते हुए कहा। अरे, इतनी गर्मी में तू रसोई में क्यों खट रही है? रजनी देवी का स्वर अचानक बदल गया। सुबह कुछ हल्का फुल्का बना लिया कर। ससुराल वाले तुझे नौकरानी समझते हैं क्या? अगर तेरी सास कुछ बोले तो उसे जवाब दे, चुप मत रहना, वरना वे तुझ पर हावी हो जाएंगे। बेटी ने हल्के से हंसते हुए कहा। मम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाना बनाना पसंद है और ससुराल में सब मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन कटते ही रजनी देवी बड़बड़ाने लगी। मेरी बेटी को नौकरानी बना रखा है, मैं तो कहूंगी कि वो अलग घर बसा ले। लेकिन तभी उनकी नजर रसोई की ओर गई, जहां दही बड़े तलने की खुशबू आ रही थी। वो मुस्कुराई और अपनी बेटी की बात भूल गई। शाम की चाय का समय था। सुधा रजनी देवी के कमरे में गई, ये पूछने कि नाश्ते में कुछ खास चाहिए या नहीं, लेकिन दरवाजे पर रुक गई। रजनी देवी फिर बेटी से फोन पर बात कर रही थी। बेटा, अगर ससुराल वाले तुझे परेशान करें तो चुप मत रहना, अपनी सास को कड़क जवाब दे, और अगर तुझे दिक्कत हो तो अपने पति से कहकर अलग घर बसा ले। बेटी ने जवाब दिया। मम्मी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे अपने ससुराल में अच्छा लगता है, सबके लिए खाना बनाना मुझे खुशी देता है। सुधा का खून खौल उठा। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकी। कमरे में दाखिल होते हुए उसने कहा, मम्मी जी, अगर आप अपनी बेटी को सास से जवाब देने की सलाह दे सकती हैं तो मुझे भी यही सलाह क्यों नहीं? आप सिमरन दीदी को कहती हैं कि ससुराल वालों के पीछे दुम ना हिलाएं, लेकिन मुझसे हर समय आपकी सेवा की उम्मीद करती हैं। अगर दीदी अलग घर बसा सकती हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। मुझे भी सास के साथ रहना मंजूर नहीं। रजनी देवी स्तब्ध रह गई। उनकी बोलती बंद हो गई। सुधा की आंखों में एक नई चमक थी। वो अब चुप नहीं रहने वाली थी। सुधा के इस विद्रोह ने रजनी देवी को झकझोर दिया। वो समझ गई कि अब ना तो वो सुधा को दबा सकती थी, ना ही अपनी बेटी को गलत सलाह दे सकती थी। अगर सिमरन उनकी बात मानकर ससुराल में बगावत करती तो सुधा भी यही रास्ता चुन लेती, और अगर वो सुधा को और परेशान करती तो वो सचमुच अलग घर बसा लेती। शुरुआत में रजनी देवी को ये सब नागवार गुजरा। वो मन ही मन जलती थी, लेकिन अब वो अपने ताने और मांगे मन में ही दबाने लगी। सुधा ने भी साफ कर दिया था कि वो अब हर बात चुपचाप नहीं सहेगी। धीरे धीरे घर में एक अजीब सी शांति छा गई। रजनी देवी ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी और सुधा को भी अपनी आवाज मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।